मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक हिंदी से पाठ 16 भाई साहब पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, छोटे भाई बहनों पर रोह होता है किसका? बड़े का। तो उसी के बारे में कुछ यहाँ बताया गया है, अपने अधिकार के बारे में, कर्तव्य के बारे में। तो देखते हैं लेखक ने इसमें क्या लिखा है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। 3 दर्जे मतलब 3 कक्षाएं आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था। कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद की पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। फिर लेखक कहता है, मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तभी और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को ही कानून समझूं। आगे कहते हैं, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम का शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम श्रीयुत राधेश्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। क्या था? एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। किसके बारे में बता रहा है लेखक? अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है। फिर मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। उनसे पूछने का साहस तो न हुआ। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप, यानी गुस्से वाला, देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यह सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, मतलब चुपचाप रहता लेखक। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवाय और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोज से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ लें, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान न हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। बोलना तो दूर रहा, और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। उस पर भी 1-1 दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इस दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ, मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? लेखक से कह रहा है कौन? उसका बड़ा भाई। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। कौन बहाने लगता? लेखक बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। इस तरह जान फोड़ कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था, और इस निराशा से जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है, इसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते, और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुँह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, और फिर उसके पश्चात क्या? विश्राम।
मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अब सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल या आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथ लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उन्हीं दिली हमदर्दी हुई। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, जबान से यह एकड़ी जताने का साहस न था, पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें घमंड हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का भी नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र के तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं। असल जिद है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। किसको? लेखक को। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। इसके बाद भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भी भयंकर चित्र खींचा, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था, मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का जीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर उधर, 4 बजे भोर तक उधर उधर, 6 बजे 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब कि भाई साहब बहुत नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकोए लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मैंने साकारगामी पथिक की ओर देखा, जो मंद गति से झूमता पवन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लंगे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे
जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें, न ट्राम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकों के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ लिहाज नहीं कि अब निजी जमात के नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और केवल मुझसे एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वां दर्जा पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट व सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातमी से काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकों के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे क्या है 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का हाल यही रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में तो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का और तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों न हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे न मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हम तुमसे ज़्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल ऐसी जाएंगे। दादा को तार देने के लिए सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें और न घबराएं, न बदहवास हों। पहले खुद पहचान कर ले, इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया और एक कुटुंब का पालन किया जिसमें सब ने मिलकर 9 आदमी थे। सबके सब अपने हेडमास्टर की ही देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये आते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकों उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी ललचाता है कि लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे ही हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद। इसके लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। तो ये कहानी मुंशी प्रेमचंद ने अपने लिए ही अपने बारे में, अपनी जीवन आत्मकथा के बारे में बताई है। धन्यवाद।